केप टाउन में जीतना जरूरी भी है और मजबूरी भी है। नमस्कार, मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल कवरेज। आज बात करेंगे केप टाउन में खेले जाने वाले तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच की, यानी कि साल का दूसरा टेस्ट मैच भारतीय टीम केप टाउन के मैदान पर खेलेगी। एक ऐसा मैदान जो भारतीय टीम और भारतीय कप्तानों को रास नहीं आता है। ऐसे में भारतीय कप्तान जो पूरी तरह से अब फिट हो चुके हैं तीसरे टेस्ट मैच के लिए, वो क्या कुछ रणनीति बनाते हैं, इस पर बातचीत करेंगे। केप टाउन का मौसम, केप टाउन की पिच और केप टाउन की परिस्थितियां क्या कुछ कहती हैं, इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के जहन में है कि विराट कोहली क्या 71वीं सेंचुरी केप टाउन में लगा पाएंगे, इस पर बातचीत करेंगे। विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी और रितेंद्र सोढी हमारे साथ होंगे। इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से, केप टाउन में अपना रिकॉर्ड सुधारने के लिहाज से और दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सीरीज जीतने के लिहाज से केप टाउन में खेले जाने वाला टेस्ट मैच कितना अहम है भारतीय टीम के लिए। भारतीय टीम के लिए केप टाउन की कहानी थोड़ी फिल्मी है, क्योंकि यहाँ पर कभी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है भारतीय टीम को। कभी भारतीय टीम सिर्फ 135 रन पे आउट हो जाती है और 2018 टेस्ट मैच अगर आप याद करेंगे तो भारतीय टीम के लिए परेशानियाँ यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई नजर आई थी। जब भारतीय टीम उस टेस्ट मैच को जीत सकती थी, लेकिन बैटिंग कोलैप्स की वजह से भारतीय टीम वो टेस्ट मैच नहीं जीत पाई। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, तो भारतीय टीम के लिए वहां पर यह मैच जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारतीय टीम चौथे नंबर पर है और यहां पर मिली हार उनको जो टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स रैली है उसमें काफ़ी नीचे की तरफ ले जा सकती है। केप टाउन में रिकॉर्ड भी सुधारना है भारतीय टीम को, यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी जीतनी है और इन सबसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय टीम केप टाउन में अपना रिकॉर्ड सुधारना चाहेगी। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत भी कर लेते हैं। रिपोर्ट आपने देख ली है और केप टाउन की कहानी किस तरह से पूरी फिल्मी नजर आई ये भी आपने देखा। अब हम बातचीत कर लेते हैं। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, कल बड़ा अगर हम मंगलवार की बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है मंगलवार। एक तो टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, दूसरा विराट की बेटी का बर्थडे भी है और विराट तो यही चाहेंगे कि इस टेस्ट मैच को जीतें और इस दिन को यादगार बनाएं, यानी कि 11 जनवरी को यादगार बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल राजीव, पहला बर्थडे है उनका तो बड़ा दिन है उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए, और वो उसे यादगार बनाना चाहेंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि भारतीय टीम अच्छा करे इस मैच में पहला दिन, क्योंकि किसी भी टेस्ट मैच का पहला दिन टोन सेट करता है टेस्ट मैच की, और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि टॉस वहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट होता है या पहले दिन के खेल के अंत तक भारत का क्या रिजल्ट रहता है। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। विराट एक मैच के रेस्ट के बाद आ रहे हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट होगा कि वो कितने फिट हैं, देखना होगा। तो कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है भारतीय क्रिकेट के हिसाब से। तो चलिए, बहुत बड़ा दिन है। अगर हम बात करें मंगलवार की, और मंगलवार को सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच होगा। रितेंद्र, कई मायनों में यह टेस्ट मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पिछली बार तो हम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए, लेकिन इस बार टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत भारतीय टीम के लिए अच्छी नहीं है। चौथे नंबर पे है इस समय हम रितेंद्र, यानी कि हर एक मैच यहाँ से जीतना बेहद ज़रूरी है। जी हाँ रजी, बिल्कुल। मुझे लगता है हमें अपनी छवि को परिभाषित करना होगा। जिस तरह हम पिछला मैच खेले हैं जोहानिसबर्ग का, वहां पे हमें कुछ कमियां दिखी हैं। वो मैच हमें हारना नहीं चाहिए था। कॉन्फिडेंस हमारे साथ था। अगर हम बल्लेबाजी की बात करते हैं, अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं, कौन सी लेंथ को हिट करना है वो बहुत जरूरी है। ऋषभ पंत की बात करना बहुत जरूरी है कि जो उनकी शॉट सिलेक्शन है वो काफी क्रिटिसाइज की गई है। तो जी हाँ, राहुल द्रविड़, विराट कोहली वापस आ गए हैं, ये अच्छे संकेत है। तो बहुत बातचीत हो रही होगी और जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स है वो बहुत जरूरी है। अब टीम मीटिंग में तो बेशुमार बातें करते हैं, बट उसको इंप्लीमेंट करना बहुत, आई थिंक दैट एक्चुअली सेट्स द टोन ऑफ अ क्रिकेट मैच। तो भारतीय टीम सब बात करके उतरेगी और मुझे पूरा भरोसा है, जो हम टेस्ट चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं, अगर हम ये मैच जीतते हैं, सीरीज जीतते हैं, तो हमारे पास काफी नंबर आ जाएंगे। तो चलिए एक बार फिर जरा आपको 5 बड़ी बातें इस टेस्ट मैच से जुड़ी बता देते हैं। सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच जो केप टाउन में खेला जाएगा उस पर एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं और आपको पॉइंट्स वाइज समझाने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखें, ये केप टाउन की कहानी पूरी फिल्मी हम क्यों कह रहे हैं यहाँ पर,
देख सकते हैं केप टाउन में क्या कुछ किया है भारतीय टीम ने अब तक। भारतीय टीम ने 5 मैच खेले हैं और पांचों मुकाबले में 3 मुकाबले भारतीय टीम हारी है। इसके अलावा बात करें अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, तो वो भी भारतीय टीम के लिए बेहद एक तरह से कहा जाए एक खतरनाक स्थिति में है भारतीय टीम, यानी कि चौथे पायदान पर है। इसके अलावा ओवरऑल सीरीज की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में कोई भी सीरीज भारतीय टीम नहीं जीती है, ये अपने आप में एक बड़ा कंसर्न है। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें केप टाउन टेस्ट मैच की, 2018 की भी अच्छी यादें नहीं है विराट कोहली के साथ, विराट कप्तान थे तब, और सीरीज का पहला मुकाबला केप टाउन में खेला गया था जहां पर भारतीय टीम वो टेस्ट मैच हार गई थी। अब सबा करीम भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबा भाई, 2018 में पहला मैच केप टाउन में खेले, हार गए, अब 2022 में हम सीरीज का आखिरी मैच खेल रहे हैं केप टाउन में, कितनी उम्मीदें, कितनी आस, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से ये जीत कितना इंपॉर्टेंट है भारतीय टीम के लिए? बहुत आवश्यक है कि भारत यहाँ पर प्रगति करे, और प्रगति का सबसे पहला कदम यही होगा कि ऐसे ग्राउंड पे, ऐसे वेन्यू पे जहाँ पर भारत ने इसके पहले टेस्ट मैच जीता नहीं है, वहाँ पर हम धावा बोलें। और भारत ने कई बार इस साल में या फिर पिछले साल में भी इस तरह का कारनामा किया है। मुझे पूरी उम्मीद है, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अगर भारत मैदान में उतरता है तो मुझे विश्वास है कि भारत को ये टेस्ट मैच जीत लेना चाहिए। क्योंकि अंत में अगर हम क्वालिटी पर ध्यान दें राजीव, तो दक्षिण अफ्रीका और भारत में बहुत बड़ा अंतर है। भारत की टीम में ज़्यादा क्वालिटी प्लेयर्स हैं, ज़्यादा मैच विनर्स हैं, उनके पास अनुभव ज़्यादा है, इसीलिए उम्मीद यही की जा रही है कि ये टेस्ट मैच भारत को जीतना चाहिए। बिल्कुल। और राजकुमार जी, विराट की वापसी हो रही है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। वहीं डीन एल्गर ने एक तरह से कहा जाए पिन मारने का काम कर दिया विराट को। प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुई है साउथ अफ्रीका की, और उन्होंने कहा कि तीसरा टेस्ट मैच वो जीतने जा रहे हैं और कन्विंसिंगली भारत को हराएंगे। देखिए, तो मेंटल गेम कोई भी कप्तान खेलता है राजीव, लेकिन वो भली भांति जानते हैं कि विराट के आने से भारतीय टीम में काफ़ी चेंजेस आएंगे, स्पेशली कप्तानी में। जो एग्रेशन वो लेकर आते हैं वो टीम का, और जो टीम की बॉडी लैंग्वेज होती है वो सबको पता है कि कितना मैटर करती है और उसने क्या कुछ किया है भारतीय क्रिकेट के लिए। और साथ साथ उसके एज ए बैट्समैन विराट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है मिडिल ऑर्डर में, क्योंकि वो कभी भी हॉस्टाइल गेंदबाजी हो रही हो तो उसका प्रेशर वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और राजकुमार जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है, विराट कोहली आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने एक बड़ी बात कही कि मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत है आज की तारीख में। ये गुस्सा एक तरीके से विराट का एक बार फिर सामने आया है। नहीं राजीव, इसमें वो ठीक कह रहे हैं। वो क्या प्रूव करें, इतना कुछ करने के बाद, इतना उनके रिकॉर्ड्स के बाद भी अगर उस आदमी को प्रूव करना होगा तो उसे कहने पर मजबूर होना पड़ रहा होगा कि मैं और क्या करूं कि मुझे प्रूव करना पड़े। तो मैंने अभी सुना नहीं है उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड्स क्या कहे हैं, लेकिन ठीक बात है उनका कहना कि मुझे अब क्या प्रूव करना है। बिल्कुल। और रितेंद्र, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात विराट ने कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बड़े समय से लोगों को इंतजार था कि विराट आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उनका ये कहना है कि जब उन्होंने कप्तानी संभाली तो टीम टेस्ट क्रिकेट में 7वें नंबर पर थी, आज अगर नंबर 1 पर है तो थोड़ी क्रेडिट तो उनको मिलनी चाहिए। जी हाँ, सबसे पहले तो राजीव, आपको, साबा को और राजकुमार को मुबारकबाद कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली आ गए हैं। तो जी हाँ, और जैसे वो बात कर रहे हैं, देखिए उनको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। वो उस श्रेणी के प्लेयर हैं जिस श्रेणी के सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, कुंबले, दे हैव बीन मैच विनर सिंस टाइम इमेमोरियल। तो हमें उनकी जो क्रेडेंशियल्स हैं उसकी तो हम बात कर ही नहीं सकते हैं। दे आर लेजेंड्स ऑफ इंडियन क्रिकेट, ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। बट अगर सवाल होते हैं राजीव, देखिए क्रिकेट में आपको जवाब तो देना पड़ता है, क्रिटिसिज्म आपको लेना पड़ता है, तो विराट वो ले रहे हैं, एंड दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। इसमें किसी को भी कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। अब काम ये है विराट का कि आए, मैच जिताएं, ये सीरीज जिताएं, और जो साइलेंस टू साइलेंस ऑल द कैनन्स, जो क्रिटिक्स है उसको अपनी परफॉर्मेंस से शांत कर दें। तो हम सब यही उम्मीद करते हैं जो छवि के लिए वो जाने जाते हैं, इस मैच में उसको परिभाषित करें। बिल्कुल। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई इंपॉर्टेंट बातें सबा भाई कही है विराट ने। 2 बातें तो आपने सुन ली, राजकुमार जी ने जवाब दिया, रितेंद्र ने भी कह दिया, और विराट ने भी कहा कि 4-5 साल से अगर हम कंसिस्टेंट नंबर 1 टीम है टेस्ट क्रिकेट की, तो उसके पीछे एक कड़ी मेहनत है, एक विजन है, 110% हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है, और इसको आप खारिज नहीं कर सकते। सही बात भी है राजीव के जहाँ पर क्रेडिट आपको देना होगा वहाँ पर देना चाहिए भी, और डिजर्व करती है भारतीय टीम। खुद कप्तान विराट कोहली भी इसको डिजर्व करते हैं।
उन्होंने एक नए नैरेटिव लेकर वो आए हैं टेस्ट क्रिकेट में, न ही केवल भारत के लिए, पर मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़े स्पोक्स पर्सन निकल कर वो उभरे हैं टेस्ट क्रिकेट के लिए। और इसी वजह से एक तरह से उन्होंने अगुवाई की है अपने टीम की, उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी। पर हाँ, मैं मानता हूँ कि अभी भी एक टीम के नाते बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। उसमें सबसे पहला कदम यही है कि दक्षिण अफ्रीका में हम श्रृंखला जीतें। दूसरा कदम ये होगा कि भारत फिर से क्वालिफाई करे फाइनल में, और इस बार टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जीत दर्ज करे भारत। सबा भाई, क्या कुछ चेंजेस देख रहे हैं आप, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है, एक एक कदम आपको फूंक फूंक के रखना पड़ेगा। डीन एल्गर ने कह दिया कि उछाल और रफ्तार इंतजार कर रही है केप टाउन में। क्या कुछ कॉम्बिनेशन आप देख पा रहे हैं भारतीय टीम का? मुझे लगता है कि फोर्स चेंजेस तो होंगे ही। अब चूंकि विराट कोहली वापस अंदर आ रहे हैं तो मेरे विचार में हनुमा विहारी को बाहर बैठना होगा। जिस तरह की खबरें आ रही हैं और जिस तरह का अप्रोच पिछले मैच में देखने को मिला है और जिस तरह की बातें राहुल द्रविड़ ने की हैं, इसका मतलब यही है कि फिर से पुजारा और अजिंक्य रहाणे को मौका मिलेगा। गेंदबाजी में मुझे लगता है कि ईशांत शर्मा को मौका मिलना चाहिए मोहम्मद सिराज की जगह पर। उसके अलावा और कोई परिवर्तन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ राजीव। आप क्या देख रहे हैं रितेंद्र, क्योंकि विराट ने तो खुद के लिए तो कह दिया वो पूरी तरह फिट हैं, वो तैयार हैं इस टेस्ट मैच के लिए, और साथ ही सिराज के लिए भी उन्होंने बता दिया कि वो फिट नहीं है, अवेलेबल नहीं होंगे। तो क्या कुछ आप प्लेइंग कॉम्बिनेशन देख पा रहे हैं यहाँ पे प्लेइंग 11 का? देखिए राजीव, आई विल स्टिक माय नेक आउट। हनुमा विहारी का जो पिवटल रोल रहा है पिछले मैच में, आप अगर उनको बाहर बिठा देते हैं तो टीम के हित में शायद वो ठीक नहीं होगा। मैं मानता हूं अजिंक्य रहाणे ने फॉर्म को हिट किया है, लेकिन वो सेम्बलेंस ऑफ फॉर्म है। तो यहाँ पे अब क्या फैसला लिया जाता है ये समय बताएगा। और यहाँ पे साबा मेरे से बिल्कुल एग्री नहीं करेंगे, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। ऋषभ पंत, उस पे क्या फैसला होगा? जैसे अभी साबा ने उनको सपोर्ट किया है कि आजकल क्रिकेट में किसी को ड्रॉप नहीं किया जाता खराब शॉट के बाद, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर आप रिपीटेडली ऐसा करते हैं, आप अपनी टीम को लेट डाउन कर रहे हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं कोई आपको प्रेसिडेंट सेट करना होगा। राजकुमार जी, प्लेइंग जो कल प्रैक्टिस सेशन था, एक्सटेंडेड टाइम दिया गया रिद्धिमान साहा को, क्या ये संकेत है कि ऋषभ पंत की जगह उनको खिलाया जा सकता है तीसरे टेस्ट मैच में? और आपके नज़र में विराट अंदर आ रहे हैं तो फिर कौन एक बैट्समैन बाहर जाएगा? और गेंदबाज के बारे में ईशांत शर्मा के लिए सबा भाई ने अपनी राय रख दी है। देखिए, मैं भी इस बात से तो ईशांत के साथ तो मैं भी जाऊंगा कि सिराज का रिप्लेसमेंट ईशांत ही होंगे। और जहां तक बल्लेबाज की बात है तो मेरा भी मानना यहाँ पर मैं सोडी के साथ जाऊंगा कि भारत को हनुमा विहारी के साथ जाना चाहिए, जो एक बहुत अच्छे फॉर्म में दिखे हैं। और यहाँ पर एक बड़ा डिसीजन लेना चाहिए टीम मैनेजमेंट को कि अजिंक्य रहाणे, जरूर उन्होंने 50 रन बनाए, शानदार बल्लेबाज हैं, लेकिन प्रेजेंट फॉर्म को देखते हुए और जिस तरह से हनुमा विहारी ने बल्लेबाजी की, आई थिंक उनको 11 में जगह जरूर मिलनी चाहिए। सबा भाई दें जवाब, दो लोग हनुमा विहारी को खिला रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अब तो सिलेक्टर्स को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं हमारे कोच एंड क्रिकेट एक्सपर्ट। नहीं राजीव, ये तो पहले मैंने बात तो बहुत पहले ही उठाई थी कि चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को आगे मौका तभी मिलना चाहिए अगर टीम मैनेजमेंट को ये लगता है कि और ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहे हैं, और मेरे विचार से वो वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। और ये बात मैंने कई सारे पॉडकास्ट में भी कही है कि जब तक के इतना अनुभव है इन दोनों खिलाड़ियों को, अगर आप इस प्रकार के इनको मौका देंगे तो 4 या 5 या 6 पारियों के बाद इस तरह के अर्धशतक जरूर देखने को मिलेंगे। और अब समय आ गया है कि आगे वाले टेस्ट मैच साइकिल की तरफ ध्यान दें और अपने युवा जो पीढ़ी है, जो इंतजार कर रही है, जिसने अच्छा प्रदर्शन दिया है, उनको मौका मिलना चाहिए। ये एक टफ कॉल है जो कि मेरे विचार से भारतीय टीम को लेना चाहिए। कब ये लेना होगा इस पर मैं बात करना चाहता हूँ। मुझे लगता नहीं है कि ये कॉल इस टेस्ट मैच में लिया जाएगा। रितेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं सबा भाई आपसे? देखिए, मैं यहाँ पे राजीव, हम 2013 से राजकुमार जी के साथ शो कर रहे हैं, 7-8 साल हो गए हैं, और ये 2022 बहुत अजीब चढ़ा है कि आज राजकुमार जी ने मुझे सपोर्ट किया है, हनुमा विहारी के साथ गए हैं, तो मैं तो जा रहा हूँ अभी मोतीचूर के लड्डू लेने, क्योंकि इसका तो सेलिब्रेशन बनता है। और जी हाँ, अब साबा जैसे कह रहे हैं टफ कॉल लेना चाहिए, कब लिया जाएगा ये एक बड़ा सवाल है। क्या पता ये टफ कॉल कल हमें दिखे। राजकुमार सर, अगर 2018 टेस्ट मैच याद करें, क्या कुछ सबक लिया होगा विराट ने? वहां पे खेले थे विराट, और एक जीता हुआ टेस्ट मैच, हम सब को लग रहा था कि टेस्ट मैच जीत जाएंगे। हार्दिक पांड्या ने एक हीरोइक इनिंग्स खेली थी 92 रन्स की, लेकिन वो टेस्ट मैच हम हार गए थे। वैरन फिलेंडर वहाँ पे मैन ऑफ द मैच बने थे। कैसे, क्या कुछ सबक वहाँ से उठाया होगा विराट ने कि ये चीज़ें हमने कमी की थी 2018 में, जिसको हमें ठीक करना है 2022 में?
देखिए राजीव, वहां पर अगर मुझे जहां तक याद आ रहा है कि भारत का बैटिंग कोलैप्स हुआ था, तो कहीं ना कहीं जरूरत होगी कि भारतीय ओपनिंग पारी जो है, ओपनिंग स्टैंड है, जो केएल राहुल और मयंक अग्रवाल, उनके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो कैसे नई बॉल को सी ऑफ करते हैं। अगर वो एक लंबी साझेदारी बनती है, भारतीय ओपनिंग स्टैंड अगर अच्छा होता है, तो आप देखेंगे कि इस मैच का रिजल्ट डिफरेंट होगा और भारत ये मैच और ये सीरीज जरूर जीतेगा। सभा भाई, जिस तरह से एल्गर ने बात की है कि रफ्तार और जो उछाल है वो भारतीय टीम का स्वागत करेगी, ये आप इसको माइंड गेम के तौर पे देख रहे हैं, या जोहानिसबर्ग में जिस तरह से शॉर्ट बॉल पे दिक्कत में आए थे भारतीय बल्लेबाज, ये उसका नतीजा है जिसकी वजह से पिच चाहे जैसी खेले एक तरह से माइंड गेम शुरू कर दिया है टीन एल्गर ने? माइंड गेम भी है, पर ये एक्सपेक्टेड है राजीव, कि आप केप टाउन में खेल रहे हैं तो वहाँ पर उछाल मिलेगी आपको, अनएक्सपेक्टेड बाउंस भी देखने को मिलेगा, और इसी के लिए आपको तैयारी करनी होगी। मैं बार ये कह रहा हूँ कि पहली पारी में रन बनाना बहुत जरूरी है भारत के लिए, चाहे आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हो या फिर आपको सेकंड बैटिंग करनी हो। अगर आप जब तक कि आप 350, 350 रन नहीं बनाएंगे, मैच जीतने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, जो कि पिछले टेस्ट मैच में हुआ था। इसीलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप जब भी बैटिंग करें, पहले आप जब भी बैटिंग करें, कम से कम 350 रन आपको बोर्ड पर लगाने होंगे। तभी मुझे लगता है कि भारत का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, और तभी हम धावा बोल सकते हैं दक्षिण अफ्रीका के ऊपर। डीन एल्गर को रोकने का क्या कुछ तरीका होना चाहिए राजकुमार सर? क्योंकि हर किसी के ज़हन में सिर्फ एक ही नाम है कि जो पिछला टेस्ट मैच दक्षिण अफ्रीका जीता, दरअसल वो डीन एल्गर वर्सेस इंडियन टीम हो गया था टेस्ट मैच, 96 नॉट आउट। उससे पहले का टेस्ट मैच याद करें जोहानिसबर्ग में, 86 नॉट आउट, यानी कि भारतीय टीम से डीन एल्गर आउट ही नहीं होते। नहीं, देखिए जरूर स्ट्रेटजी तो बनाई जाएगी उनके खिलाफ, और उनके वीडियोस देखकर बॉलिंग कोच और जो हेड कोच हैं वो जरूर उस पर इंस्ट्रक्ट करेंगे भारतीय गेंदबाजों को। और जहां तक राजीव, ऐसा हो सकता है कि मोहम्मद सिराज की जगह ईशांत शर्मा आ रहे हैं, तो एक नया बॉलर शायद एक नई कठिनाई लेके आए डीन एल्गर के लिए, और शायद मुझे लगता है कि ईशांत उनको जल्दी आउट कर पाएंगे। चलिए, विराट ने एक और बड़ी बात कही रितेंद्र, मुझे लग रहा है आपको अपडेट कर देना चाहिए। विराट ने कहा कि रहाणे और पुजारा का एक्सपीरियंस जो है वो प्राइसलेस है, और पिछले टेस्ट मैच में जो कुछ उन्होंने किया कुछ वैसी उम्मीद कर रहे हैं। इसका मतलब तो साफ हो गया कि कप्तान ने इशारा दे दिया है कि हनुमा विहारी को बाहर बैठना पड़ेगा। अब सोडी जी क्या करेंगे? जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, अब तो ये सिग्नल आ चुके हैं, और साबा जी फिर बहुत खुश होंगे क्योंकि इन्होंने रीड कर लिया था माइंड यहाँ पे विराट कोहली का। लेकिन मैं इस निर्णय के हक में कभी भी नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यही मानसिकता है यहाँ पर टीम मैनेजमेंट की, और उनकी अलग सोच है, ये अलग बात है। उनकी सोच यही है कि जो अनुभवी प्लेयर हैं उन्हीं के साथ आपको जाना चाहिए। लेकिन पर क्या ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है हमारी सोच में। लेकिन राजकुमार सर, ये हो सकता है कि टीम मैनेजमेंट ने कहा हो ये आपका आखिरी टेस्ट मैच है, एक सिग्नल दिया गया हो इसलिए आपको मौका दिया जा रहा है? ऐसा नहीं कहा जा सकता, वो ऐसा नहीं कहा जा सकता राजीव, वो एक सीनियर खिलाड़ी हैं, भारतीय टीम के बहुत लंबे समय तक वाइस कैप्टन रहे हैं, और कप्तानी भी की है उन्होंने। और मेरा मानना है क्योंकि उन्होंने लास्ट मैच में 50 रन बनाए, तो ये कहना तो बहुत मुश्किल होता है एक सीनियर खिलाड़ी के लिए कि आपके लिए आखिरी मौका है। और मैं चाहूंगा जो भी खेले भारतीय टीम को सपोर्ट करे और भारत एक अच्छा बड़ा स्कोर बनाए। रितेंद्र, कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, मैं यही कह रहा हूं, जैसे अभी राजकुमार जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कहा गया होगा कि आखिरी टेस्ट मैच है, तो हमें राजकुमार जी की बात माननी होगी, क्योंकि इनसाइड स्टोरी तो इस चैनल को, इंडिया न्यूज के मुकाम पे सिर्फ राजकुमार जी देते हैं। बट ये अच्छी बात भी है राजीव, अब मौका मिला है तो हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि अजिंक्य रहाणे और पुजारा इस मैच में सैकड़ा जड़ें और सारे अपने क्रिटिक्स को शांत करें। सभा भाई, चलते चलते साइकोलॉजिकल एडवांटेज क्या दक्षिण अफ्रीका के साथ है इस टेस्ट मैच में? मुझे नहीं लगता कि ऐसी बात है राजीव। यहाँ पर मुझे लगता है कि भारत के पास अभी भी अपर हैंड है, क्योंकि भारत की टीम में ज़्यादा क्वालिटी प्लेयर्स हैं, और दक्षिण अफ्रीका के अंत में डिसाइडर मैच खेल रही है, पर उनके पास अनुभव की कमी है, और इसी का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर हम संयम के साथ, धैर्य के साथ टिक कर बैटिंग करेंगे, तभी हम ये टेस्ट मैच जीत सकते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि साइकोलॉजिकल एडवांटेज इस समय दक्षिण अफ्रीका के साथ है। चलिए, तो महेंद्र सिंह धोनी का भी जिक्र कर दिया विराट कोहली ने, चलते थे राजकुमार जी एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा। विराट ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार विराट से कहा था कि एक गलती आप करें और अगली गलती के बीच में 7 से 8 महीने का गैप होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 7 से 8 घंटे का भी गैप नहीं हो रहा है, एक ही गलती बार बार दोहरा रहा है विराट।
नहीं नहीं, उसे गलती नहीं कहा जा सकता राजीव। और मुझे लगता है कि वो जो 2018 वाली गलती है उसको रिलेट कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की बात से। और मैं चाहूंगा भी ये कि 2018 में जो गलतियां हुई थी वो ना हो और भारत ये टेस्ट और सीरीज जीते। तो चलिए प्लेइंग 11 हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, फटाफट एक बार जल्दी से नजर डाल लेते हैं और उसके बाद फाइनल कमेंट हम ले लेंगे। चलिए टीम पर आगे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका। तो विराट ने जिस तरह से प्लेइंग 11 बताई है उस पर नजर डाल लेते हैं। के राहुल, मयंक अग्रवाल पारी की शुरुआत करेंगे। पुजारा, विराट कोहली, हनुमा विहारी हमने रखा है, लेकिन ऋषभ क्योंकि संकेत मिल गए हैं तो हो सकता है कि कल अजिंक्य रहाणे खेलते नजर आए। ऋषभ पंत पे भी सवाल है क्योंकि कल रिद्धिमान साहा ने काफी प्रैक्टिस सेशन में टाइम बिताया। आर अश्विन, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह, ये प्लेइंग 11 है इंडिया न्यूज़ की। ये इंडिया न्यूज़ की प्लेइंग 11 है। फाइनल प्लेइंग 11 आपको मैच के ठीक आधा घंटे पहले पता चलेगी जब टीमें एक्सचेंज होती हैं मैदान पर। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका, रितेंद्र आपका और राजकुमार सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि भारतीय टीम ना सिर्फ अपना ट्रैक रिकॉर्ड सुधारेगी केप टाउन में, बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भी अगर हम नजर डालें इस टेस्ट मैच में, तो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि यहाँ पर मिली हार भारतीय टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट शैली में काफ़ी पीछे की तरफ ढकेल देगी। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।